नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका श्रीधाम इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 18 अप्रैल 2018 वाला आप देख चुके होंगे, और उसमें हमने थोड़ा बहुत ये भी चर्चा करी थी कि सिलेबस में किस तरीके से चेंज हुआ है और चेंज हुआ है कि कुछ और किया गया है। तो वो सारी जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में पा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि समूह 2 उपसमूह 4 का एग्ज़ाम पटवारी के एग्ज़ाम के साथ में हो रहा है। तो इस हिसाब से जो सिलेबस हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो समूह 2 उपसमूह 4 वाला सिलेबस है। उसी कारण से यहाँ पे हमारे पेपर में प्रबंधन, इंग्लिश और साइंस वगैरह ये सब शामिल हुआ है। पेपर की अवधि 3 घंटे हो गई है। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख चुके होंगे। यदि नहीं देखा है पिछले वीडियो को तो उसको देख लेना, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड वीडियो को देखना। ये शिफ्ट 2 का पेपर है। और पिछली बार हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि जहाँ टॉपिक रिपीट हो रहे थे तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा था, क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को हल करें। यदि मुझे लगेगा कोई बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन होगा तो ही हम स्किप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हल करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। ऊपर जैसे कि आपको हिंदी पहले मिला था पहले वीडियो में, अभी भी इंग्लिश के ऊपर हिंदी खंड है और हम लोग इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। तो ये है जनरल इंग्लिश टॉपिक। और पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द सूटेबल कंजंक्शन। यदि आपको याद हो तो कंजंक्शन पिछले उसमें भी पहला क्वेश्चन कंजंक्शन से ही बना था, इधर भी कंजंक्शन है। और मंडल ऐसी कोशिश करता है कि हर एक शिफ्ट में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो अगली शिफ्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो। बस क्वेश्चन सेम नहीं होगा, मंडल इतना करता है, ठीक है। वो भी कब करता है? जब शिफ्ट बहुत कम होते हैं। अब जब बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, 15-20 शिफ्ट होते हैं, कभी और ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर ऐसा हो नहीं पाता संभव, तो फिर बहुत सारे टॉपिक्स को लिया जाता है। अब बाकी वो उनकी मर्जी। फ़िलहाल हमें तो पूरा कवर करके चलना है कि हमसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने, है ना। वो रटे हुए तरीके से जाओगे तो कभी ना कभी गच्चा खा जाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम ये रटा हुआ तरीका ना लें, सेम क्वेश्चन ना लें, बल्कि चीज़ों को डिटेल से समझें। तो उसके लिए जैसे टॉपिक है हमारा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन को हम लोग को डिटेल से समझना पड़ेगा कि ये चलता कैसे है, ये वाक्यों में कैसे काम करता है। फिलहाल मैं संक्षेप में बता देता हूँ इधर कि कंजंक्शन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, शब्द का प्रकार है जो कि 2 शब्दों को या 2 वाक्यांशों को या फिर 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो सब के सब कंजंक्शन है। एक है सिंस। सिंस माने होता है चूंकि, व्हेन माने होता है जब, आफ्टर माने होता है के बाद में, और बिफोर माने होता है के पहले। ये आफ्टर और बिफोर ये प्रीपोजिशंस भी हैं और कंजंक्शंस भी हैं। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य में क्या काम कर रहा है, ठीक है। एक ही आदमी कभी कभी अलग अलग काम करता है ना, तो वो जिस टाइम पे जो काम कर रहा है उसको हम वही कहते हैं। फिलहाल यहाँ इनको कंजंक्शन कहा जाएगा, आफ्टर बिफोर को। सिंस और व्हेन ये तो कंजंक्शन है ही, पैदाइशी कंजंक्शन है। आफ्टर और बिफोर पैदाइशी तो प्री पोजिशंस हैं, लेकिन वाक्य में जैसा काम करते हैं उस हिसाब से वो कंजंक्शन भी हो जाते हैं। फिलहाल इसमें क्या आएगा खाली स्थान में? आई शैल बी हैप्पी, मैं प्रसन्न रहूँगा, खुश रहूँगा। दूसरा वाक्य शुरू होता है फिर माई ब्रदर गोज़ विथ मी, मेरे भाई मेरे साथ में जाते हैं। तो मेरे भाई मेरे साथ में जाते हैं, जब भी मेरे भाई मेरे साथ में जाते हैं तो मैं हैप्पी रहूँगा। कहने का मतलब है कि हमने ऑटोमेटिकली जब बोला है कि जब यहाँ पे सूट कर रहा है। यदि हम बोलें मैं खुश होऊंगा चूँकि मेरे भाई मेरे साथ में जाते हैं, अब जाते हैं वाली बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम शैल भी यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से ये तो नहीं आएगा। और आफ्टर बिफोर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भाई साथ में जा रहे हैं तभी खुश होंगे ना, उसके आगे पीछे तो खुश होंगे नहीं। खुश होना एक नॉर्मल फीलिंग है, कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है कि इसके बाद में फॉलो करना है। तो इस हिसाब से जब भाई साथ में रहेंगे, जब यानी व्हेन, तो यही इसका आंसर रहेगा। जब भाई साथ में जाएंगे तब हैप्पी होंगे, तो ठीक उसी टाइम की बात है, इसलिए व्हेन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर। आपको याद है डिटर्मिनर पिछले उसमें भी था, यहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है डिटर्मिनर से। डिटर्मिनर के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। डिटर्मिनर भी एक शब्द का प्रकार है, अर्थ होता है निर्धारक। तो यहाँ पे एक क्रिया होती है डिटर्मिन। डिटर्मिन माने निर्धारण करना, और डिटर्मिन में जब हम जोड़ते हैं ना ER तो बनता है डिटर्मिनर, यानी निर्धारण करने वाला। जैसे प्ले में ER जोड़ा तो प्लेयर बन गया,
खेलने वाला, वैसे डिटरमिन में ER जोड़ें तो बन जाएगा डिटरमिनर, यानी निर्धारण करने वाला, और उसको हम लोग कहेंगे निर्धारक। ठीक है, तो निर्धारक यानी डिटरमिनर। अब हिंदी याद मत रखना, डिटरमिनर ही याद रखना, क्योंकि ऐसी परंपरा ठीक नहीं मानी जाती कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और सब चीज़ों को हिंदी में याद रख रहे हैं। सो डिटरमिनर, यहाँ पे जो शब्द दिए ना आपको, ये शब्द हमारे डिटरमिनर कहलाते हैं। अब एक मिनट, इसमें जो बीच में हिम लिखा ना, ये डिटरमिनर नहीं है, ये तो प्रोनाउन है। हिज लिखा होता तो डिटरमिनर हो सकता था, फिलहाल ये प्रोनाउन है, तो ये तीसरा वाला तो आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मच, एनी और फ्यू। तो इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हैव यू सीन रफेल्स पेंटिंग्स, क्या आपने रफेल की पेंटिंग्स देखी हैं? हैव से बना है और क्वेश्चन है क्योंकि हैव को आगे किया है। क्या पेंटिंग्स देखी हैं? आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखी हैं, और नहीं मतलब नॉट से बना यहाँ पे, हैव में नॉट लगा है जिससे बना हैवंट। तो नॉट वगैरह जब भी आप देखो ना, उधर एनी लगा देना आप, क्योंकि उधर सम नहीं आता, उधर मच नहीं आता, उधर मैनी नहीं आता, एनी ही आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये एक जनरल रूल है और ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। इसके बाद अब मुझे नहीं पता कि आपको पता था कि नहीं बट जनरल लोगों को पता रहता है कि नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। नहीं पता तो अभी याद कर लो, क्या दिक्कत है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो उचित मॉडल है उसका प्रयोग करो। ये मॉडल नहीं है, ध्यान रखना, मॉडल है, मॉडल, इट्स नॉट मॉडल। मॉडल की स्पेलिंग होती है MODEL और मॉडल माने होता है नमूना, इधर है मॉडल। और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब का नाम है जिसका हिंदी अर्थ होता है वृत्तिवाचक सहायक क्रिया। ठीक है, पिछली बार भी शायद मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो जो प्रॉपर ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी, उसको हमें चुनना है कि इस वाक्य में क्या आएगा। देखो, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, इसी से समझ लो ना कि जब भी हम आई प्रॉमिस बोलते हैं तो जिस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे तो वो तो हम आगे ही करेंगे ना, भविष्य में बोलते टाइम तो करेंगे नहीं कि हमने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। कभी ये बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गोटेगांव गया, या मैं गोटेगांव नहीं गया, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस ऐसा थोड़ी होता। सॉरी, ये तो उदाहरण ही मैं कुछ गलत दे रहा हूँ, थोड़ा ठीक ठाक उदाहरण लेते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की, ऐसे होता है क्या? नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि आज प्रॉमिस करेंगे तब तो आगे कोई काम होगा। इसका मतलब जो भी बात होगी भविष्य में होगी। तो इस हिसाब से विल यहाँ पे आ जाएगा, वो हमें दिख रहा है आंसर में। फिर भी और दूसरी चर्चा करते हैं। आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, इधर जो नेक्स्ट टाइम लिखा ना, ये इससे हमें आंसर मिलेगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट टाइम माने आने वाले टाइम पे, और आने वाले टाइम पे यानी कि फ्यूचर के टाइम पे, और फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, एक जगह शैल भी आया था जहाँ पे, तो इस हिसाब से इधर विल का प्रयोग किया जाएगा। करना क्या है इसमें, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें अपनी तैयारी में मॉडल्स नाम के टॉपिक को भी पढ़ना है, और एक क्वेश्चन भी आता है तो भी इनफ, पर्याप्त। इसके बाद है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स माने AN और द, इनका प्रयोग पढ़ के देखते हैं जरा क्या है। लुक एट द, सॉरी वो तो दा ही आ रहा दिमाग में मेरे, क्योंकि आगे शॉप शब्द लगा हुआ है, और जनरली ऐसे में दा का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दा का प्रयोग बोलने और सुनने वाले दोनों के लिए स्पष्ट हो, जो नाउन उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लुक एट, इधर दा आ जाएगा। द शॉप अराउंड द कॉर्नर, दैट इज, अब इधर जो वन लिखा है ना, इससे मैं बता सकता हूँ कि इधर दा आएगा पहले। दैट इज द वन आई वॉज रेफरिंग टू। वी विल टेक अ लुक, अब इधर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो आगे लुक लिखा है ना, उसके पहले तो आ आएगा, क्योंकि लुक शब्द थोड़ी ना किसी को पता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा यदि आपके आर्टिकल्स वगैरह या इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है। जिसको आता है वो तो वैसे ही बोल के बता देगा कि ये हो जाएगा, लुक एट द शॉप अराउंड द कॉर्नर, दिस इज द वन आई वॉज रेफरिंग टू, वी विल टेक अ लुक इन द शॉप। इसमें लिखा ना थोड़ा सा गलत है, इधर मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेना। ये मंडल से भी गलती हो सकती है और होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कैंसिल भी किया जाता है इन्हीं गलतियों के कारण। इधर जो इन लिखा ना, लुक के बाद इन लिखा है, लुक के साथ एट लगता, कभी भी इन नहीं लगता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी मान लो लुक के बाद ही खाली स्थान आ गया, आपको भरना है तो क्या भरोगे, उधर इन नहीं भरोगे, एट भरोगे। ठीक है, लुक क्रिया एट के साथ चलती है, एट एक प्रीपोजिशन है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा उत्तर देख लेते पहले, क्या क्या था अपना।
और इधर द और द और फिर आ, तो इधर आपको आंसर में मिल रहा है द और आ, ये दिया है आपको तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, फिर से आर्टिकल आया है इसमें और ए एंड द आपको फिर से भरना है। इसमें लिखा है सेट, बैक, फिर आगे क्लॉक लिखा है। यहाँ पता चल रहा है कि जो बात सामने वाले को बोली जा रही घड़ी की, वो घड़ी सामने वाले को भी पता है कौन सी घड़ी, तो इधर द आएगा। लुक एट द क्लॉक, इट इज़, अब आवर माने घंटा होता है, तो 1 घंटा आगे चल रही है। अब एक के लिए या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। लेकिन आपको बता दें कि आवर को हम ऐसे पढ़ते हैं, आवर, हावर नहीं पढ़ते, है ना, एच साइलेंट रहता है। और जब भी हम ऐसे वॉवेल से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके साथ लगता है एन, ए एन। तो इधर आंसर बनेगा, एक तो दा बनेगा और एन बनेगा जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, और ये आंसर में भी आपको मिल रहा है द और एन। आर्टिकल से क्वेश्चन बना था। अब इसके बाद फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब एक से अधिक आर्टिकल। आप ध्यान देना, खाली स्थान में केवल एक आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा कि ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। इधर 2-2, 3-3 आर्टिकल्स एक साथ भरने हैं आपको, तो ध्यान रखना कब क्या आना है। या कभी कभी आपने सही पता कर भी लिया तो हो सकता है गलत में टिक करके आ जाओ, तो वो भी नहीं करना है। इधर क्या है, द इक्वेटर डिवाइड्स। इक्वेटर जानते हो क्या? जिन लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा उनको पता होगा इक्वेटर। हिंदी मीडियम वालों को हो सकता है फिर भी ना पता हो। इक्वेटर माने होता है भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश होता ना, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा डिवाइड करती है पैसिफिक ओशन को 2 भागों में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। अब दोनों में पैसिफिक ओशन, इस आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ मेरे गांव में अभी यहाँ भागवत चल रही है और अभी रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कुछ अनाउंसमेंट वगैरह चल रही है, अभी रात का कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा। तो द इक्वेटर डिवाइड्स, डिवाइड यानी बांटना, जो इक्वेटर है वो डिवाइड करता है पैसिफिक ओशन को। जब भी ऐसे महासागरों वगैरह के नाम आए, पैसिफिक ओशन मतलब होता है प्रशांत महासागर, तो इनके सामने दा का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों जगह दा आ जाएगा, बेधड़क आप लगा सकते हो। दा और दा दूसरे नंबर पे आपको मिल रहा है यहाँ पे, और आंसर भी आप चेक कर सकते हो मिला के। 7th क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट प्री पोजिशनल फ्रेज। फिर से प्री पोजिशनल फ्रेज पूछा गया है, पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियो में हमने देखा था इसको। प्री पोजिशन से बना हुआ फ्रेज, फ्रेज यानी वाक्यांश। पहला चैप्टर हमारा इसी पे आधारित होगा, जो इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है, वर्ड्स, फ्रेज, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो प्री पोजिशनल फ्रेज को हमें पता करना है। इधर वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क, अब इधर कुछ आना है, ऑप्शंस को पढ़ के ही पता चलेगा ये तो। इन द हेल्प ऑफ, तो ये तो होता नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ, नहीं ये भी नहीं होगा। अंडर द हेल्प ऑफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि आखिरी में लिखा है द लोकल्स, लोकल्स यानी स्थानीय लोग। अब इधर विद द हेल्प ऑफ हो जाएगा बिल्कुल बेधड़क। आंसर भी लिख रहा है, मतलब दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप उसको देख के कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा समझाना है ये कि द लोकल्स के कारण ना, पहली बात तो ये जो हेल्प शब्द लिखा ना, हेल्प के साथ हमेशा विथ आता है, तो आप इसको याद रखो, और वो भी दा के साथ आता है, विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो जब भी हेल्प वगैरह ऐसा कुछ हो तो विथ के साथ आता है, आप ये याद रखना। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के लिए फिर से अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन पूछा है। अब याद रखना भाई, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमें प्री पोजिशन। अब आपको अभी कुछ लोगों को नया लग सकता है कि ये प्री पोजिशन क्या होता है। प्री पोजिशन हिंदी में कहलाता है संबंध सूचक अव्यय। प्री पोजिशन भी शब्द का एक प्रकार है, जैसे कंजंक्शन होता है, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, 2 शब्दों को। तो प्री पोजिशन क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य हिस्से से संबंध बताता है। ठीक है, तो इसलिए इसको संबंधवाचक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं प्री पोजिशन को। और अव्यय क्या होता है वो आप हिंदी में पढ़ लेना, ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। हिंदी नहीं पढ़ाना है मुझे, बस बता दिया आपको। तो द टेररिस्ट्स वर किल्ड, टेररिस्ट को मार दिया गया। अब जाहिर सी बात है बाय आएगा इसमें, तो बिना पढ़े मैं बता पा रहा हूँ। बाय माने होता है के द्वारा, किसके द्वारा, द कमांडोज, कमांडोज के द्वारा। तो आंसर हमारा यही मिल गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अर्थ बता देता हूँ। इन अ फियर्स गन बैटल, गन बैटल यानी गोलियों वाला, बंदूकों वाला, जो बैटल यानी संघर्ष है। उग्र मान, फियर्स माने होता है उग्र या भयंकर। तो जो उग्र गोलीबारी है, उस उग्र गोलीबारी में जो टेररिस्ट थे, यानी कि जो क्या बोलते हैं
आतंकवादी थे, उनको मार दिया गया बाय द कमांडोज के द्वारा। तो बाय यहाँ पे आंसर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बाय इसका आंसर है। एट, ऑन, ये सब आप देखते जाना, हो सकता है यहाँ नहीं भरना एट ऑन को, हो सकता है किसी दूसरे खाली स्थान में एट या ऑन भरना पड़े। सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। वैसे ही हम लिस्ट बनाएंगे जिस दिन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कुछ शब्दों के लिस्ट बनाएंगे हम जो इंपॉर्टेंट होंगे और उनका मीनिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे, सेंटेंस प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म पूछा गया है। नाउन फॉर्म यानी कि यहाँ पे जितना जो भी दिया है वो सब नाउन फॉर्म है, हमें पता करना है एप्रोप्रिएट वाला कि क्या आएगा। ये जनरली आप बोलते हो द स्टीरियो, अच्छा उसको मत पढ़ो, बस इतने को पढ़ो, 7 और ब्रैकेट ब्लैंक के बाद रुपीज़। तो क्या बोलते हो आप, 7,000 ऑफ रुपीज़ बोलते हो या फिर 7,000 रुपीज़ बोलते हो? 7,000 बोलते हो तो 1000 ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं बोलते, आप भर भर के बोल के देख लेना। देखो आपको तो उत्तर पता करना है ना, तो उत्तर पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। एग्ज़ाम के टाइम पे ग्रामर के नियम और दुनिया की चीज़ें याद मत करते रहना, उधर तो आंसर मिल जाए बस किसी भी तरीके से, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। चूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस का फॉर्म पता करना है, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप पता करना है। दे, फिर ब्लैंक फॉर दिल्ली यस्टरडे। दे लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, ये ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है, लेकिन इसमें हैव लेफ्ट भी आ जाएगा, हैड लेफ्ट भी आ जाएगा और लेफ्ट तो आ ही जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहोगे हैव लेफ्ट और हैड लेफ्ट आ जाएगा, तो कब आ जाएगा? देखो जब इसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस लिखा होता और उसमें सिचुएशन बन रही होती परफेक्ट वाली, परफेक्ट टेंस वाली, तो फिर हम हैव लेफ्ट और हैड लेफ्ट को लिख देते। चूँकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो इसलिए जनरली इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये टेंस क्या होते हैं वो तो टेंस ही में पता चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी की स्थिति में तो भगवान जाने, और जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग जानेंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फॉर्म, और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एडजेक्टिव का फॉर्म मतलब होता है डिग्री, DEGREE, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। द मेट्रो इज़ ब्लैंक, फिर उसके बाद आगे लिखा टू। अब इधर देखते हैं क्या क्या लिखा है। टू माई हाउस, नियरर देन, नहीं देखो देन लगा है तो फिर टू, देन या टू दो में से एक आ सकता है, तो देन तो नहीं आ सकता, इसलिए पहला नहीं होगा। अब नियरिंग टू नहीं होता कभी भी अंग्रेजी में, ये नियम है। नेक्स्ट टू होता है, तो नेक्स्ट इसका आंसर बनेगा। क्लोजर, देन वगैरह तो वैसे नहीं होगा, ये देन वाले दोनों अलग कर दो। अब नियरिंग तो होता नहीं है ING के साथ टू, नेक्स्ट हो जाएगा। और कभी भी आप ध्यान रखना, जैसे लिखा है द मेट्रो इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, कहने का मतलब है मेरा घर ये है। अब कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे घर के ठीक आगे मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। मेट्रो है या मेट्रो स्टेशन है, एक ही बात है। तो नेक्स्ट टू का मतलब ऐसे होता है, आपको अर्थ समझ रहे हैं नेक्स्ट टू का, ठीक है। अब इसके बाद है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ वीडियो में, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिल रही हैं जो पिछले वीडियो में थी। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया था, यदि देखा हो पिछला वीडियो, तो सामने जो स्थिति होती है ठीक उसके उलट स्थिति क्वेश्चन टैग में होती है। यानी सामने वाला वाक्य एफर्मेटिव है तो पीछे वाला वाक्य नेगेटिव होगा। इधर क्या है, द बॉय डिडंट नो द विजिटर्स नेम, कोई आदमी आया है उसको विजिटर कहेंगे, आगंतुक। और जो लड़का है वो उसका नाम नहीं जानता था, नहीं जानता था क्यों? क्योंकि डिड से बना है और नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो एफर्मेटिव रहेगा। और डिड से बना है तो डिड आएगा और फिर आएगा ही किस लिए? बॉय के लिए, क्योंकि बॉय माने लड़का और लड़का के लिए हम ही लगाते हैं, लड़की होता तो शी लगा देते। तो इधर बनेगा डिड ही। अब डिड ही देख लो, तीसरे नंबर पे लिखा है डिड ही, तो डिड ही इसका आंसर बनेगा। और 12वां क्वेश्चन इस तरीके से हमारा हल हो गया। 13वां क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही बहुत लंबे समझ आ रहे हैं यार मुझे तो। खैर थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और कितने सारे टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ा पा रहा हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये है पंक्चुएशन, यानी पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ। 2 क्वेश्चन है सीधे पंक्चुएशन से, एक झटके में देख लेते हैं इसको। यदि आप पंक्चुएशन में बहुत अच्छे नहीं हैं तो फिर आप कोशिश करें कि ऑप्शंस को पढ़ें। जिसको पंक्चुएशन बहुत अच्छे से आता है तो वो मेन क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकता है। तो मैं इधर फिलहाल में
मेन क्वेश्चन से पढ़ता हूँ सभी के लिए। तो मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। इधर एक चीज़ निकल के आती कि वन से लेके पोएट्स तक हम यदि इसको मिटा दें तो बनेगा मिल्टन वॉज ब्लाइंड, यानी ये हमारा मेन सेंटेंस है। तो फिर बीच का सेंटेंस क्या है? बीच के सेंटेंस को ज़बरदस्ती घुसा गया है बीच में। तो जब भी कोई चीज़ को ऐसे वाक्य में ज़बरदस्ती घुसेड़ देते हैं उसके लिए हम दोनों तरफ कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो मिल्टन के बाद कॉमा आएगा और इधर वॉज के पहले कॉमा आएगा, ऐसा वाला देख लो। पहले तो मिल्टन के तीसरा और चौथा में मिल्टन के बाद कॉमा नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इनको अलग करो। इसके बाद वॉज के पहले देखो, तो ये दूसरे नंबर में वॉज के पहले भी कॉमा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जो पहला वाला बचा वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम 14वें पे। चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। ये इसमें डू यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, समझो इसमें, सॉरी डिड यू अंडरस्टैंड। डिड से बना है, सामने क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है ये सामने हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन है, कहने का मतलब पहला वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप लगा है और हमें चाहिए क्वेश्चन वाले, तो ये 3 है क्वेश्चन वाले। अब इसमें देखो डिड यू अंडरस्टैंड और फिर लिखा है वाई, वाई एक कंजंक्शन है। अब यदि बीच में कंजंक्शन है तो कॉमा नहीं आएगा। अब जहाँ जहाँ कॉमा है या कोई दूसरी चीज़ है उसको अलग कर दो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है 2 बार वाई के पहले, और ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। कहने का मतलब अब केवल दूसरा बचा जो हमारा आंसर हो सकता है, वो है डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। मैं अपसेट क्यों था, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता था? तो भाड़ में जाओ, अपसेट रहो, जैसा भी रहना है। हमारा तो आंसर हो गया। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बीच बीच में कर देता हूँ, इतना लंबा वीडियो तो थोड़ा आप बोर हो जाओगे ना देखते देखते। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और फॉर्म ऑफ वर्ब को समझने के लिए आपको टेंस समझना पड़ेगा, वर्ब्स को समझना पड़ेगा। इधर आंसर बनेगा आई और लुक क्रिया भरनी है। तो देखो आई के साथ क्या क्या हो सकता है, लुक्स तो नहीं आ सकता, इसको अलग करो। लुकिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि वो एम इज आर या वॉज वर्ब के साथ आएगा, या फिर विल बी शैल बी के साथ आएगा। तो ये दोनों में से आंसर देखना है। अब दोनों में से लुक यदि लिखेंगे और सीन लिखेंगे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये लुक फर्स्ट फॉर्म में है तो सीन ऐसे नहीं आ सकता, हैव हैज़ वगैरह के साथ में आएगा वो। तो ये दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा इसका आंसर बनता है, यानी लुक्ड और सॉ। आंसर क्या बनेगा इसका हिंदी यदि करें तो आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा, एंड सॉ और क्या देखा, अ गोट चेजिंग मी, कि एक जो बकरी है ना, हाँ सही है इसका, आई लुक्ड बैक एंड सॉ अ गोट चेजिंग मी, एक बकरी मेरा पीछा कर रही थी, ये मैंने देखा। तो ये ऐसा इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ग्रामर की भाषा में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां अंग्रेजी में का सेक्शन हो, अंग्रेजी के क्वेश्चन आए और उधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन ना बने। 99.99% तक ये सिचुएशन होती है। अब बहुत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए, पर अधिकांशतः ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अच्छे अच्छे लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं। 16वां क्वेश्चन पढ़ के देख लेते एक बार। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा वर्ब का ऐसा करेक्ट फॉर्म पता करना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट रखता हो, सही एग्रीमेंट रखता हो। देखो देयर और ब्लैंक, पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं हम लोग। आर इज, हैज़ बीन तो नहीं आएगा यार इधर, क्योंकि देयर के साथ हमेशा बी के रूप चलते हैं, बी क्रिया के, है ना, बी ई, बी के फॉर्म। तो बी के फॉर्म होते हैं एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, शैल बी विल बी फ्यूचर में। तो हैज़ बीन तो इधर नहीं आएगा कम से कम। अब आर आना है, इज आना है और वाज आना है। तो कुल मिला के बात अब बची हमारी एक वचन और बहुवचन की। आर बहुवचन में प्रयोग होता है, इज और वाज एक वचन में लगते हैं। अब इधर देखो क्या लिखा है, देयर ब्लैंक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, ये मिल गया। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो लिखा ना, ये बता रहा है कि ये बहुवचन में है एक्टिविटीज़। एक्टिविटी अकेला होता तो एक वचन में होता। तो इधर हमारा जो इज है वो नहीं आएगा, वाज है वो नहीं आएगा, हैज़ बीन वैसे ही पहले कैंसिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आर हमारा आंसर बनेगा, आर हमारा आंसर बन गया है। तो पूरा बनेगा देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, और हैं बोला इसलिए आर आएगा।
इसके बाद 17वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। फॉर्म ऑफ टेंस, फिर से टेंस पूछा गया और टेंस का मतलब आप अच्छे से जानते हो, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब का फॉर्म। ठीक है, ये टेंस का मतलब होता है, इन दोनों को हमें पढ़ना रहता है। मैं जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस की परिभाषा, प्रकृति, समय सब कुछ बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, आपके ये सेंटेंस वगैरह गलत होंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात ना, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अब कितने दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कब याद होंगी। वीडियो देखते ही से आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी अप्रोच रटवाने पे नहीं रहती, समझाने पे रहती है। ठीक है, तो जब हम समझेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार के टेंस वाले सेंटेंस को हल करने में, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में। लुक एट दोज क्लाउड्स, उन क्लाउड्स के तरफ देखो। इट टू रेन, अब टू रेन लिखा है सीधा, इसका मतलब इधर कुछ ऐसा वाला प्रयोग होना है, गोइंग वाला, जैसे ये ऑप्शंस में दिए हैं आपको। इट इज़ गोइंग टू रेन, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो ये लिखा भी है आंसर, देखो। लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों की तरफ देखो। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। इट वाज गोइंग टू रेन, वाज गोइंग टू रेन इसलिए नहीं हो सकता, अर्थ निकलेगा बारिश होने जा रही थी। बादलों की तरफ देखो, बारिश होने जा रही थी, क्यों, क्या हो गया, एकदम से बादल भाग थोड़ी गए। बारिश होने जा रही है, बादलों की तरफ देखो, तो होने जा रही है वाला अर्थ निकलेगा, था वाला नहीं निकलेगा, गा घी गे वाला भी नहीं निकलेगा, विल बी गोइंग भी नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, और गोइंग टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोइंग के पहले एम इज़ आर वाला कुछ चाहिए हमें, और वो सिर्फ यहाँ पहले ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए इज गोइंग हमारा आंसर बनेगा। लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों की तरफ देखो। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। ये 18वां क्वेश्चन है, कैंसिल कर दिया गया है इसको, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मंडल से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है गलतियाँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनाने रहते हैं उनको भी, और भाषा में तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि जरा सा भी सेंस को यदि ध्यान में नहीं रखा, और समझो सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जिसके हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो, 3 ऑप्शन सही हो। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। इधर क्या है देखते हैं, एक बार पता करने की कोशिश करते हैं। करना क्या था इसमें, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को पता करना था। तो जितने शब्द ये आपको यहाँ दिख रहे हैं सबके सब प्रीपोजिशन है, इसमें कोई गलती नहीं है, सबके सब प्रीपोजिशन। अबाउट भी एक प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, अबव प्रीपोजिशन है, और ओवर भी प्रीपोजिशन है। अब इधर इसको समझते हैं पहले, और सबका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन चारों का अर्थ होता है, सॉरी अबाउट को छोड़ के, इन सब का अर्थ होता है के ऊपर। ठीक है, अबाउट माने होता है के बारे में या फिर लगभग। द फैन, फैन माने पंखा, तो पंखा है तो जाहिर सी बात है ऊपर की बात हो रही होगी, तो इधर ये 3 में से कुछ आ सकता है, अबाउट नहीं होगा। द फैन, फैन के बाद होता है द फैन अबव माई हेड इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। अबव इसमें आएगा, वो बोलने से ही लग रहा है कि जब कोई चीज़ हम ऐसे ऊपर बताते हैं तो अबव का प्रयोग होता है पंखे वगैरह के लिए, कुछ भी। और ऑन क्यों नहीं हो सकता, अब मैं आपको थोड़ा अंतर बता देता हूँ यहीं पे। ऑन के लिए स्पर्श होना जरूरी है, यानी पंखा ऊपर सीलिंग से निकाल के आपके सिर पर रख दिया जाए तो ऑन होगा, ऐसा होता नहीं है। अबव माने ऊपर और ओवर माने भी ऊपर, लेकिन ओवर का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जिसने हमें पूरा ढक लिया हो। ठीक है, तो पंखा तो पूरा हमें ढक नहीं लेगा, पर होता क्या है कि इधर सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि पता नहीं व्यक्ति कहाँ बैठा है। अब एकदम पंखे के नीचे तो बैठा नहीं होगा, कमरे में बैठा होगा, तो मान लो यहाँ इधर पंखा लगा है, तो व्यक्ति इधर भी बैठा हो सकता है, तो भी वो कहेगा कि हमारे ऊपर पंखा, लेकिन वो तो एकदम सिर के ऊपर तो है नहीं। अब व्यक्ति इधर बैठा हो तो अबव का प्रयोग होगा, इधर बैठा हो तो ओवर का प्रयोग हो सकता है, लेकिन पंखे वगैरह के लिए ओवर का प्रयोग नहीं होता है। पता नहीं इसको क्यों कैंसिल किया है, मुझे लगता नहीं, फिर भी इधर अबव का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने आपको अंतर क्या बताया कि जब कोई चीज़ हमारे स्पर्श में हो, यानी पंखे को निकाल के सिर पे रख दें तो ऑन का प्रयोग, केवल स्थिति बतानी हो कि ऊपर तो अबव का प्रयोग, और जब कोई चीज़ हमें ऐसे ढक लेती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई मान लो कोई वस्तु है, इसके ऊपर हम कोई ऐसी कवर टाइप का लगा दें जिससे ये पूरा ढक जाए और स्पर्श भी हो। ठीक है, स्पर्श ना भी हो तो चल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन पूरा कवर करना चाहिए, तो कवर करने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो अबव इसमें आएगा। आंसर भी इन लोगों ने दिया है, अब कैंसिल करने के पीछे मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है इसमें। इसके बाद है
चूज अप्रोप्रिएट, अब इधर दा नहीं लगाया इन लोगों से, ये गलती हो गई। चूज द अप्रोप्रिएट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है वैसे। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, अब फिर से आर्टिकल्स का प्रयोग है और ए एन दा में से कुछ भरना है और बिना ये पढ़े पूरा। अब मैं इसको दोबारा से नहीं समझाने जा रहा हूँ, आप देख लेना, दोनों में आंसर ये बता रहे, ए और ए आएगा। वी मेड अ प्लान, हमने एक प्लान बनाया। टू गो टू वॉच अ फिल्म ऑन सैटरडे, हमने एक प्लान बनाया। तो जैसा एक बोलें तो ए लग जाएगा, ए या एन, कि सैटरडे को हम एक फिल्म देखने जाएंगे। इधर भी एक ऐसा भाव आ रहा है तो ए और ए इसका आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, त्रुटि पता करनी है, क्या गलती है। देखो पढ़ के देखते सेंटेंस को। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, हैज़ गैदर्ड, इकट्ठा हो गई, टू वॉचिंग, यही गलती है क्योंकि टू वॉच होता है, टू वॉचिंग नहीं होता है ना। द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो टू वॉचिंग जहाँ होगा वही गलती होगी। यहाँ पे ये लिखा है गैदर्ड टू वॉचिंग, ये गलती है और दूसरा नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें आगे दिया होगा, ये देखो गैदर्ड टू वॉचिंग। 21वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर ऑपरेट। ऑपरेट के लिए आप अच्छे से लगा के देख लो, कोऑपरेट सुना है आपने, डी ऑपरेट नहीं होता, अनऑपरेट नहीं होता, मिस ऑपरेट नहीं होता, कोऑपरेट होता है, तो ये प्रीफिक्स इसमें लग जाएगा। को माने होता है सह या साथ वाला, अपन कहते हैं ना कोऑपरेट करो मतलब सहयोग करो थोड़ा, तो वैसे करके ये प्रीफिक्स लगेगा ऑपरेट के साथ को, तो ये इसका आंसर है। 22वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी था शायद पिछले वीडियो में यदि किया है हमने तो। कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या लिखा है, रियल एस्टेट प्राइसेस आर, पहली बात तो प्राइसेस लिखा है तो आर से ही बनेगा। अब आर देखो किन किन में है, एक ही में तो आर है, ये सामने लिखा है दूसरे नंबर पे, तो ये आर राइजिंग इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसा ही करके भी उत्तर पता किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे नियम लगाओ फिर उसके बाद अलग करो फिर उसके बाद उत्तर ढूंढो, नहीं, हमें 3 घंटे का टाइम रहेगा उसमें उत्तर देखना है। यदि आपको एक ही झटके में उत्तर मिल रहा है तो भाड़ में जाएं, वे सारे नियम ग्रामर के, आपको आंसर मिलना चाहिए बस। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट यानी डू डज वाला कुछ है, ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ भरना है। देखो प्रेजेंट डू डज का प्रयोग होगा या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म मतलब वो SES वाला, SESIES। इधर देखो किरण एंड सुमेरा, 2 लोग हैं यानी कि बहुवचन है, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो होप जो लिखा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, होप इसका आंसर दिया गया। 24वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लगाना, इसमें फिर से यानी उपसर्ग लगाना है। आई फेल्ट सिक्योर लिखा है, सिक्योर के साथ इन लगता है, हमेशा याद रखना, सिक्योर माने सुरक्षित, इसका उल्टा बनता है इनसिक्योर यानी असुरक्षित, तो इसमें और ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ग्रामर का नियम नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और आपको याद करने के लिए मिलेंगे कहाँ, तो वो जब हम लोग वीडियो पढ़ेंगे तो मैं आपको दे दूंगा याद करने के लिए, आगे जब ग्रामर वगैरह पढ़ेंगे तो 24वां का आंसर इन हो जाएगा। ठीक है, 25वां और आखिरी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल कलेक्टिव नाउन, उसमें भी कलेक्टिव नाउन था यार मुझे जहाँ तक याद है, समूहवाचक संज्ञा को, गैंग वगैरह कुछ आंसर था उसका, है ना, हाँ मुझे याद है। चलो इसमें देखते हैं क्या है। हाँ इसमें है द ब्लैंक अबोर्ड द एयरक्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली। अच्छा, जो लोग एयरक्राफ्ट पर चढ़े वो लोग बहुत ही फ्रेंडली थे, यानी जो, और एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन वगैरह के लिए जो होता है ना उसको क्रू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रू। तो ये देखो एम्प्लॉय तो होता नहीं, एम्प्लॉय कर्मचारी, स्टाफ भी नहीं होगा, वर्कर्स भी नहीं होगा क्योंकि मजदूर तो लगे नहीं उधर, क्रू मेंबर होते हैं वो लोग, है ना, तो उधर क्रू बोला जाता है एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए, एरोप्लेन वगैरह के लिए जो भी है, तो क्रू यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हमारा आंसर हो जाएगा। और सभी में बताती है कि सब के सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। इधर एम्प्लॉयज़ कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये बहुवचन रूप है, ठीक है, प्लूरल नंबर है। स्टाफ हमारा कलेक्टिव नाउन है लेकिन सही आंसर इधर नहीं होगा। वर्कर भी हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्यों, ये नाउन है प्लूरल नंबर में, लेकिन इट डजेंट मीन कि ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में शब्द एक ही होता है लेकिन अधिक का बोध होता है, जैसे बोला टीम, तो टीम भले ही शब्द एक है, SES तो लगा नहीं इसमें, टीम से बोध हो रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो
पहली बात तो ये दोनों कलेक्टिव नाउन नहीं थे, एम्प्लॉयज़ और वर्कर, तो ये नहीं हो सकता था। अब स्टाफ हो सकता था या क्रू हो सकता था, तो एरोप्लेन में स्टाफ वगैरह नहीं होता है, उधर क्रू होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमारे 25 के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो उद्देश्य है कि ग्रामर पढ़ना शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक इमेज बनाई जाए कि अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है हमें इस एग्ज़ाम के लिए, वो उद्देश्य मेरा पूरा हो गया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन अंग्रेजी में केवल 25 टॉपिक नहीं है कि हर बार वही के वही बना के देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो एकदम नए टॉपिक होंगे ग्रामर के, और पेपर नया बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग तैयारी करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स की। ऑलमोस्ट हम लोग 30-35 टॉपिक पूरे कवर करेंगे, जिसमें 40 समथिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, एक के बाद एक, टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें इस सीरीज़ के बारे में, जल्दी से बता दें। मतलब आपके यदि साथी हैं तो ऐसी कोई नौबत ना आ जाए कि वो एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 दिन पहले उनको वीडियो के बारे में पता चला, पहले ही पता चल जाए, आप सबको बता दें। तो ये आप शेयर करके कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या लगा, क्या और होना चाहिए। और यदि कुछ और सलाह सुझाव हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में बेधड़क मुझसे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ वो करूँ। तो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।